सन 1857 देश की आज़ादी का संग्राम, इतिहास की एक ऐसी लड़ाई जहां एक ओर वीर सपूत अपने प्राण की आहुति दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक महिला योद्धा जो एक साधारण रानी से बगावत की मशाल बन चुकी थी। ये कहानी अवध की शेरनी बेगम हजरत महल की है, जिनकी बहादुरी और बलिदान ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। आज हम नजर दुनिया के इस एपिसोड में इसी महान क्रांतिकारी महिला पे बात करेंगे। मैं हूं शैजी काज़मी और आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड सफर इतिहास का। बात 3 जुलाई 1857 की है। लखनऊ के कैसर बाग के बाग में चांदी वाली बारादरी की तरफ एक जुलूस आगे बढ़ रहा था। उस जुलूस के बीचों बीच एक दुबला पतला सावला सा लड़का चल रहा था। उस लड़के का नाम था बिरजिस कद्र। वो 1 साल पहले निर्वासित किए गए बादशाह वाजिद अली शाह का बेटा था। वाजिद अली शाह ने लखनऊ छोड़ने से पहले बेगम हजरत महल को तलाक दे दी थी। जुलूस का मकसद था 14 साल के बिरजिस को अवध का नया नवाब घोषित करना। लूसी लाइलेन जोन्स द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया में लिखते हैं, अंग्रेजों का मानना था कि उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले सिर्फ एक सांकेतिक जुलूस में भाग ले रहे हैं, जबकि इस जुलूस का मकसद कुछ और ही था। इस जुलूस के जरिए उन राजाओं को इकट्ठा किया जा रहा था जो अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बेगम हजरत महल चाहती थी कि इस सेना को लीड उनका बेटा बिरजिस कद्र करे। दिल्ली, कानपुर और मेरठ के बाद 1857 की बगावत की आग लखनऊ पहुंच चुकी थी। विद्रोह की पहली चिंगारी 30 मई 1857 को भड़की थी, जब लखनऊ शहर की मरियन छावनी में अंग्रेजों के घरों में आग लगा दी गई थी, जिसमें 3 अंग्रेज सैनिक मारे गए। ब्रिटिश चीफ सर हेनरी लॉरेंस ने सभी ब्रिटिश वासियों को फौरन लखनऊ रेजिडेंसी में चले जाने का हुक्म दे दिया, क्योंकि लॉरेंस को पता चला था 5000 विद्रोही सैनिक उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आनन फानन में लॉरेंस ने 600 ब्रिटिश सैनिक इकट्ठा किए। दोनों सेनाओं के बीच लखनऊ से मिले चिनट में एक भिड़ंत हुई, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को हार का सामना करना पड़ा, जिसके 3 दिन बाद बिरजिस कद्र को लखनऊ की गद्दी पे बैठाया गया। उस समय क्योंकि वो बालिक नहीं थे, इसलिए राजकाज की पूरी जिम्मेदारी बेगम हजरत महल ने संभाली। बेगम हजरत महल एक साधारण औरत थी, जिनका असली नाम मोहम्मदी खातून था। इनका जन्म 1820 के आसपास हुआ था, जिनके पिता अंबर एक अफ्रीकी गुलाम थे। उनकी माँ का नाम मेहर अफजा था। वो लखनऊ के परी खाना संगीत स्कूल में संगीत सीखती थी, इसलिए उन्हें महक परी भी कहा जाता था। अपनी इन प्रतिभाओं की वजह से उन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वर्ष 1845 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी वजह से वाजिद अली शाह की और बीवियों से उनका रुतबा ज्यादा हो गया और उन्हें बेगम हजरत महल का खिताब मिला। लेकिन वर्ष 1850 आते आते मानो तकदीर ने उन पर मुस्कुराना छोड़ दिया। न सिर्फ वाजिद अली शाह ने उनको तलाक दे दिया, बल्कि अपने हरम से भी निकाल दिया और बेगम हजरत महल का खिताब भी उनसे ले लिया गया। रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब अ बेगम एंड अ रानी हजरत महल एंड रानी लक्ष्मीबाई 1957 में लिखते हैं, जब उनका बेटा अवध का वली अहद बना तो बेगम हजरत महल का खिताब उन्हें दोबारा मिल गया। वो न सिर्फ विद्रोहियों बल्कि आम लोगों की नेता भी बन गईं। जैसे ही चिनट में ब्रिटिश एम्पायर की हारने की खबर फैली, 8 महीनों तक विद्रोहियों ने लखनऊ को घेरना चालू रखा। 1858 तक बेगम हजरत महल ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इस बीच ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा कैंप जो लखनऊ में था, यानी जिसे आज भी रेजिडेंसी कहा जाता है, उसका घेराव किया। उस समय रेजिडेंसी 37 एकड़ में फैली हुई जमीन थी, जिसके अंदर ब्रिटिश सोल्जर, इंडियन सोल्जर जो उस समय अंग्रेजों के साथ काम करते थे, उनके घर वालों के साथ उनकी नाकाबंदी कर दी गई।
एक आर्टिकल के अनुसार 35,000 विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को घेर रखा था और हर दिन उनकी संख्या बढ़ती जाती थी। जेम्स नील के एक पत्र में लिखा था, रेजिडेंसी के हालात इतने बदतर हो गए थे कि वो 20 दिन तक ही विद्रोहियों का सामना कर सकते थे। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 3 महीने की घेराबंदी के दौरान 3,000 से अधिक अंग्रेज लोग या तो भागने में सफल हो गए थे या फिर मारे गए थे। इस कारनामे में बेगम हजरत महल ने जबरदस्त ऊर्जा और क्षमता लगा दी थी। जुलाई 1857 की शुरुआत में एक दिन हेनरी लॉरेंस रेजिडेंसी का दौरा कर रहे थे। तभी उनके कमरे में एक तोप का गोला आके गिरा, लेकिन कमरे में ना होने की वजह से उनकी जान बच गई। उनके सलाहकारों ने उनको एडवाइस किया कि आप इस कमरे को बदल दीजिए क्योंकि ये कमरा सुरक्षित नहीं है। लॉरेंस ने ये तय किया कि वो अगले दिन अपना कमरा बदलेंगे। उन्होंने सोचा कोई ऐसा निशानेबाज नहीं होगा जो एक ही कमरे को दोबारा निशाना बना ले, लेकिन उनकी सोच गलत थी। जब वो रात को अपने कमरे में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लेटर लिख रहे थे, तभी एक तोप का गोला उनके कमरे में आके फट गया, जिससे लॉरेंस बहुत बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। 2 जुलाई 1857 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी मौत की खबर उनके लोगों से छुपाई गई और चुपचाप लखनऊ रेजिडेंसी में उनकी एक कब्र बना दी गई। लॉरेंस की कब्र आज भी लखनऊ रेजिडेंसी में स्थित है। अंग्रेजों पे हमला करने के सारे फैसले बेगम हजरत महल खुद लेती थी। लखनऊ की तारा कोठी में उनका दरबार बिजिस कद्र लगा करता था, जिसमें लखनऊ के सारे बड़े कमांडर्स भाग लेते थे। रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब अवध इन रिवॉर्ड्स में लिखते हैं, मुगल सल्तनत के गिरने के बाद जनवरी 1857 आते आते लखनऊ में विद्रोही सैनिकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई थी। उस समय लोगों की सोच ये थी, भले ही दिल्ली हाथ से चला गया हो लेकिन लखनऊ को बचा लिया जाए। इसमें करीबन 15,000 मजदूरों ने भी भाग लिया था जो लखनऊ की रक्षा कर रहे थे। इन मजदूरों ने कैसर बाग के आसपास के एरिया में बहुत गहरी खाई खोदी थी ताकि वहां गोमती नदी के पानी को लाया जा सके। चार्ल्स बॉल्स अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी में लिखते हैं, ईस्ट इंडिया का एक कमांडर जिसका नाम कोलिन कैम्बल था, इसने लखनऊ रेजिडेंसी में फंसे हुए अपने लोगों और अपने समर्थकों को वहां से बाहर निकाला था। इस बड़े ऑपरेशन के दौरान 3,000 विद्रोहियों ने अपनी जान का बलिदान दिया। और उनकी 80 तोपों को जब्त कर लिया गया। दिसंबर 1857 आते आते हवा का रुख पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ मुड़ गया। वाराणसी के अंदर कर्नल जेम्स नील ने विद्रोहियों को फांसी के फंदे पे लटकाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इलाहाबाद शहर में आग लगा दी गई थी और लोगों को तोपों के मुंह में बांध के उड़ाया जा रहा था। उस दौरान बेगम और उनके सैनिकों ने 9 बार आलमबाग महल पर हमला किया, लेकिन वो अंग्रेजों को वहां से हटा पाने में या कानपुर से उनकी सप्लाई लाइन काट पाने में नाकामयाब रहे। अचानक एक खबर आई जिसमें नेपाल के जंग बहादुर राणा के गोरखा सैनिक अंग्रेजों का साथ देने लखनऊ आ रहे थे। बेगम को पता चला कि अंग्रेजों ने गोरखा सैनिकों के बदले जंग बहादुर को गोरखपुर शहर देने और लखनऊ की लूट से मिलने वाले पैसे का हिस्सा देने की पेशकश की है। इसका तोड़ निकालने के लिए बेगम हजरत महल ने जंग बहादुर को एक दूसरी पेशकश कर डाली। उन्होंने उनसे वादा किया था अगर वो अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे तो वो उन्हें गोरखपुर के अलावा आजमगढ़, आरा और वाराणसी सौंप देंगी। लेकिन करंदरी फकीर के भेष में भेजे गए बेगम के सैनिकों को अंग्रेजों ने रास्ते में ही पकड़ के मार डाला। इसका नतीजा ये रहा, गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजों के समर्थन में लखनऊ की तरफ बढ़ना जारी रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने 60,000 सैनिक लखनऊ भेजे, जिसमें से 40,000 सैनिक यूरोप से बुलाए गए थे। सबसे आखिर में
कैसर बाग पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कैप्टन विलियम रसल्स ने माई डायरी इन इंडिया में लिखा, कैसर बाग पे हमले के वक्त बेगम ने आखिरी तक हार नहीं मानी। वो कैसर बाग में डटी रहीं। इससे पहले कि ब्रिटिश सैनिक उनके महल में घुसते, वो 15 मार्च 1858 में अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां से बच निकलने में कामयाब हो गईं। उन्होंने लखनऊ के बाहर से मूसा बाग में अंग्रेजों के खिलाफ एक दूसरा मोर्चा खोला। उन्होंने 21 मार्च 1858 को मौलवी अहमदुल्ला के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी जंग लड़ी, लेकिन इस लड़ाई में भी अंग्रेज उन पर भारी पड़े। इसके साथ सारे विद्रोही तितिर बितिर हो गए। बचे हुए सिपाहियों के साथ बेगम हजरत महल नेपाल की सीमा की ओर गईं। घाघरा नदी को पार करने के बाद बहराइच जिले के बूंदी किले को अपना ठिकाना बना लिया। अंग्रेजों से अपनी जान बचाकर मराठा राजा नाना साहब भी वहां पे पहुंच गए। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगी तो बेगम ने फैसला किया कि वो नेपाल में शरण लेंगी। नेपाल के राजा जंग बहादुर ने ये ऐलान किया, अगर बेगम वहां शांति से रहें तो उन्हें नेपाल में रहने दिया जाएगा। हजरत महल ने अपनी बाकी की जिंदगी नेपाल में बिताई। वो 1857 में अंग्रेजों से लड़ाई की पहली महिला क्रांतिकारी थी जिसने अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। वो एक ऐसी बहादुर महिला थी जिसने अपने बेटे के हक के लिए अपने सुकून, अपने ऐशो आराम को निछावर कर दिया। वो चाहती तो वाजिद अली शाह के कलकत्ता जाने के बाद भी अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए शमशीर उठा के बलिदान को चुना। उधर कलकत्ता में जब वाजिद अली शाह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस आंदोलन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इस आंदोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद बेगम हजरत महल 1879 तक जीवित रहीं। बेगम की जिंदगी में अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह की तरह बेगम को भी पेंशन देने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने उनकी पेंशन को ठुकरा दिया। लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली इस महिला को इतिहास ने वो जगह नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। बेगम हजरत महल की इस कहानी को बनाने के लिए मुझे 25 से 30 दिन लगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको उनकी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक किए बिना मत जाइए, ताकि हम बेगम की स्टोरी को दुनिया में पहुँचा सकें।